Hello everyone, welcome back to our channel. In previous classes, we were discussing about deflection of beam. In continuation in that, we have discussed about double integration method, Macaulay method, और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज मोमेंट एरिया मेथड. ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड की कुछ लिमिटेशन थी, उसकी वजह से आपका मैकॉले मेथड आया. अब मैकॉले मेथड की भी कुछ लिमिटेशन है, उसकी वजह से मोमेंट एरिया मेथड का जो है स्कोप है यहाँ पे. ठीक है, तो मोमेंट एरिया मेथड होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग. लेकिन मोमेंट एरिया मेथड समझने के लिए आपके लिए प्री रिक्विजिट जो है वो ये है कि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने आना चाहिए. ठीक है, एक इसका एडवांटेज मैं बता देता हूं आपको. सबसे पहला एडवांटेज ये है कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के अगर बीम है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का बीम मतलब कि सपोज कर लो एक ऐसा बीम है जिसका यहां तक क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है, यहां तक क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है, इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है. ऐसे सिचुएशन में आप मोमेंट एरिया मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मोमेंट एरिया मेथड समझने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आना जरूरी है. अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाने आता तो आप मोमेंट एरिया मेथड को नहीं सीख पाओगे. ठीक है, तो ऐसा एक्सपेक्ट करते हुए कि आपको मोमेंट एरिया मेथड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आता है किसी सिंपल केसेस का, इस बात को मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखिए बेटा, मोमेंट एरिया मेथड में दो थ्योरम है. पहला है जिसको बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट एरिया थ्योरम और दूसरा है सेकेंड मोमेंट एरिया थ्योरम. फर्स्ट मोमेंट एरिया थ्योरम जो है ये यूज होता है बीम के स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए. क्लियर? और सेकेंड मोमेंट एरिया थ्योरम जो है वो यूज होता है बीम के डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, दोनों का स्कोप कहां है ये बात आपको समझ में आ गई. फर्स्ट मोमेंट एरिया थ्योरम जो है, फर्स्ट मोमेंट एरिया थ्योरम जो है आपको स्लोप फाइंड आउट करने के लिए होता है और सेकेंड मोमेंट एरिया थ्योरम जो है आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, तो मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं, फिर उसके साथ में समझने की कोशिश करते हैं. देखिए बेटा, फर्स्ट मोमेंट एरिया थ्योरम कहता है कि आपको कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द डिफ्लेक्शन कर्व एट एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ m by ei डायग्राम बिटवीन दोस टू पॉइंट्स. अब ये m by ei डायग्राम क्या होता है? मैंने तो अभी आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की बात करी थी. तो अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आता है तो m by ei डायग्राम भी आप लोग आसानी से बना लेंगे. ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. आप देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपका ये जो है एक कैंटिलीवर बीम है, स्टैंडर्ड कैंटिलीवर बीम है, जिसपे यहां पे जो है ना W न्यूटन का लोड लग रहा है और इस बीम का स्पैन क्या है कि L है. तो आप सबको पता है कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कुछ अगर ये पॉइंट A है आपका, ये पॉइंट B है, तो इसका कर्व कैसा होगा? इलास्टिक कर्व कैसा होगा? इलास्टिक कर्व कुछ ऐसा होगा आपका, यानी डिफ्लेक्ट होने के बाद बीम का शेप जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो आप सबको पता है कि यहां पे 0 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट और यहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो होगी WL के बराबर होगी. ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऐसा आपका ट्रायंगुलर शेप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बनेगा. ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द सेक्शन A एंड B, यानी कि पूरे स्पैन पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, जिसमें से इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है WL के बराबर. आई थिंक ये क्लियर होगा आपको. मैंने यही बोला, यही प्री रिक्विजिट है. आपको इस बीम को देख के ये डायग्राम बनाने आना चाहिए, जिसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. और इसका ये आर्म कितना है, ये हाइट कितनी है? WL के बराबर है और ये लीनियर वेरिएशन है क्योंकि आपका लोड कैसा है? पॉइंट लोड है. ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनता है. ठीक है, ओके. अगर आपको एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता है आपको, तो आप इसका m by ei डायग्राम भी आसानी से बना सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, सारे पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता है आपको. देखिए यहां बेंडिंग मोमेंट वैल्यू WL है, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यानी हर पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको पता है. इस डायग्राम को देख के स्केल से मेजर करके आप बता पाओगे. ठीक है, तो अगर मैं हर एक पॉइंट पे ei से डिवाइड कर दूं, अगर हर एक पॉइंट की वैल्यू, हर एक मोमेंट वैल्यू को ei से डिवाइड कर दूं तो क्या आपको m by ei डायग्राम मिल जाएगा. इसका मतलब कहने का ये है कि m by ei डायग्राम इज नथिंग बट दिस वन.
EI से डिवाइड करो तो इसकी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी, WL थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, WL बाई EI, और यहां पे 0 था बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, तो 0 बाई EI विल बी 0, और हर जगह उतने से क्या होगा, ये लीनियरली कम होता जाएगा और आपको यहां पे ये डायग्राम मिल जाएगा। यानी फाइनली हमारे पास क्या है, M बाई EI डायग्राम है। ये आपका बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, और डिफरेंट पॉइंट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज हैं उनको हमने EI से डिवाइड कर दिया, तो हमें नए पॉइंट्स मिले जिनको जोड़ दिया हमने, तो हमें क्या मिल गया, ये M बाई EI डायग्राम मिल गया। यानी फाइनली अगर हम बात करें तो हमारा M बाई EI डायग्राम ये हो जाएगा। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तो ये आपके पास M बाई EI डायग्राम है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक कैंटिलीवर पे एक पॉइंट रोड लगा हुआ है, तो इस कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन कर्व ये है और इसका M बाई EI डायग्राम ये है। इन्हीं दो चीजों को वो यहां पे बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखते हैं करके। बोल रहे हैं द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द डिफ्लेक्शन कर्व एट एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका ये डिफ्लेक्शन कर्व है, ये डिफ्लेक्शन कर्व है। तो इस डिफ्लेक्शन कर्व के किन्हीं भी 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, तो उन टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो इस डायग्राम का यानी M बाई EI डायग्राम का एरिया होगा उन 2 पॉइंट के बीच में। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मान लेते हैं हम वो 2 पॉइंट जिनकी बात कर रहे हैं, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द डिफ्लेक्शन कर्व, दिस इज योर डिफ्लेक्शन कर्व एट एनी 2 पॉइंट। तो मैंने एक पॉइंट A ले लिया और दूसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया, B ले लिया इस डिफ्लेक्शन कर्व पे। तो अब हमें करना क्या है, इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। इन दोनों पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हमने पॉइंट A पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आप देखो इसका टेंजेंट क्या होगा, कुछ ऐसा ही हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका टेंजेंट। ठीक है, तो A पॉइंट का टेंजेंट ये हो जाएगा, और अगर B पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो B का टेंजेंट जो होगा कुछ ये हो जाएगा, दिस विल बी द टेंजेंट एट B। पॉइंट A पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, पॉइंट B पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमने। तो पॉइंट A और B पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद देखिए इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा, दिस एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, इसको मैं थीटा बोल देता हूं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये बेसिकली चूंकि ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहां पे बन रहा है, इस वजह से ये जो थीटा है दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ दिस टेंजेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये एंगल ही पॉइंट B पे टेंजेंट का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो स्लोप यही तो होता है, स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का एंगल विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इस टेंजेंट का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। इसका मतलब मैं कह सकता हूं पॉइंट B पे ये स्लोप है, ये थीटा क्या बता रहा है, पॉइंट B पे स्लोप को बता रहा है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल थी। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होती, यहां पे पॉइंट A पे जो टेंजेंट था ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो सपोज कर लो कुछ ये ऐसा होता, तब ये एंगल बदल जाता, तो वो एंगल फाइंड आउट करना पड़ता, वहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सिचुएशन। तो हमेशा हम लोग मोमेंट एरिया मेथड अप्लाई करने से पहले एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे स्लोप क्या हो, 0 हो, ताकि हमें ऐसा कुछ सिचुएशन मिल सके कि एक स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाए, एक टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए और दूसरा टेंजेंट किसी एंगल पे हो। तो हमेशा वहां पे आपको मोमेंट एरिया मेथड अप्लाई करना चाहिए जहां किसी एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट हॉरिजॉन्टल दिखे, यानी टेंजेंट की वैल्यू क्या हो, टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो यहां पे वो सिचुएशन दिख रही है, यहां पे स्लोप 0 है और यहां पे स्लोप फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा दैट विल बी नथिंग बट द स्लोप एट पॉइंट B। तो कैसे निकालेंगे स्लोप, चलिए ये तो पता चल गया, ये स्लोप है बेसिकली, यानी कहने का मतलब है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज नथिंग बट द स्लोप एट B, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कर्व एट एनी 2 पॉइंट इज इक्वल टू द M by EI डायग्राम बिटवीन दोस 2 पॉइंट। तो आपको देखना क्या है कि ये जो थीटा होगा ये इक्वल होगा किसके, M by EI डायग्राम के एरिया के इक्वल होगा। तो मैं यहां से सीधे लिख सकता हूं कि थीटा इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस, इसका बेस कितना है, L है, तो L हो गया, इंटू हाइट यानी कि WL by EI, जो फाइनली क्या हो जाएगा हाफ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं WL
स्क्वायर अपॉन 2EI। और आप सबको पता है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम लोगों ने निकाला था ये कि अगर कोई कैंटिलीवर बीम है तो उसके फ्री एंड पे स्लोप की वैल्यू जो होती है दैट इज WL स्क्वायर अपॉन 2EI। और देखिए मोमेंट एरिया मेथड से कितना, कोई भी मोमेंट इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करना है, कोई भी बाउंड्री कंडीशन नहीं लगानी है और कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट नहीं करनी है। डायरेक्टली हम लोग को करना क्या है, केवल इस सिचुएशन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बाद उसको EI से डिवाइड कर देंगे, जिस जिस सेक्शन में जो जो EI दिया हुआ है तो आपको M/EI डायग्राम मिल जाएगा। और स्लोप निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, दो ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जिनमें से एक पॉइंट वो होना चाहिए जहां पे आपको स्लोप पता करना है और दूसरा पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पे स्लोप पता हो आपको, जहां पे स्लोप आपको पता हो। तो अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो आपको पता है स्लोप वहां पे 0 होगा। इन केस अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं भी है तो हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे स्लोप आपको पता हो। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में मोमेंट एरिया मेथड के थ्रू जो हमारा पहला मोमेंट एरिया थ्योरम कहता है कि जो स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन दोस टू पॉइंट जहां पे हम लोग टेंजेंट ले रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि थीटा इज नथिंग बट WL स्क्वायर अपॉन 2EI। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। फिर हम बात करते हैं सेकंड मोमेंट एरिया थ्योरम की। सेकंड मोमेंट एरिया थ्योरम कहता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम वी कैन फाइंड द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट। वी कैन फाइंड द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट। तो इसी चीज को हम लोग रीड आउट करते हैं। इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है आपको, बट इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी है। हमको कुछ नहीं करना है, पहले मैं इंटरप्रिटेशन बताता हूं फिर स्टेटमेंट बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने एरिया लिया था, तो मैंने यहां पे पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन मेरे को चाहिए था बेटा, तो हमने क्या किया, ए और बी दो पॉइंट्स के दोनों टेंजेंट लिए थे, इन दोनों के बीच का एरिया हमने ले लिया और इस एरिया का मोमेंट हमें ले लेना है। इसी एरिया का हमें क्या करना है, मोमेंट लेना है उस पॉइंट के अबाउट जहां पे आपको डिफ्लेक्शन पता करना है। ठीक है, आप कहोगे एरिया का मोमेंट कैसे लेंगे, तो एरिया का मोमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस एरिया का सेंट्रोइड पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एरिया का सेंट्रोइड कहां होगा, आप सबको पता है कि यहां से इसका सेंट्रोइड जो होगा वो 2L/3 होगा और यहां से क्या होता है, दिस इज L/3। आपको पता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहां होता है, यहां से 2L/3 और यहां से L/3। तो आपके पास इस एरिया का सेंट्रोइड अब पता है, वो सेंट्रोइड यहां पे है। और डिफ्लेक्शन कहां निकालना आपको, यू हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट बी। तो अगर बी पे डिफ्लेक्शन लेना है तो क्या करना है, इस टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, इस डिस्टेंस के साथ, क्योंकि डिफ्लेक्शन बी पे निकालना है तो बी से जो सेंट्रोइड की डिस्टेंस होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा बताइए, डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट बी विल बी इक्वल्स टू WL स्क्वायर अपॉन 2EI मल्टीप्लाइड बाई सेंट्रोइडल डिस्टेंस दैट इज 2L/3, दैट विल गिव यू WL³ अपॉन 3EI। और डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम लोगों ने देखा था कि जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, WL³ अपॉन 3EI। लेकिन उसके लिए हमने कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू हम लोग गए थे। पहले हम लोगों ने मोमेंट इक्वेशन लिखा था, फिर मोमेंट इक्वेशन को इंटीग्रेट किया एक बार तो स्लोप इक्वेशन मिला, फिर स्लोप इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिला। उसके बाद हमने दो बाउंड्री कंडीशंस पुट करी थी, उससे हमारे पास दोनों इंटीग्रेशन की कांस्टेंट की वैल्यू पता चली थी। उसके बाद x की वैल्यू L पुट किया था, तब जाके ये वैल्यू आई थी। मोमेंट एरिया मेथड इतना बढ़िया टूल है जिसकी हेल्प से आपको कुछ भी नहीं करना, केवल इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको डिफ्लेक्शन पता हो या स्लोप पता हो, दोनों चीज हो, जो कि पॉइंट आपका ए है, यहां पे स्लोप भी 0 होगा, डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो अगर आपको ये चीज पता है, एक ऐसा पॉइंट आपने ढूंढ लिया जहां पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू पता है, तो किसी और पॉइंट पे जहां पे डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करना है, आप वहां पे मोमेंट एरिया मेथड की मदद से आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, आपको एरिया ले लेना है उन दो पॉइंट के बीच में, एक वो पॉइंट जहां पे स्लोप पता करना है और एक वो पॉइंट जहां पे स्लोप पता हो, उन दोनों बीच के एरिया ले लेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द स्लोप एट दैट पॉइंट। ओके, डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना है, सेम चीज, जो एरिया मिला है उन दो पॉइंट के बीच में, उसी एरिया का मोमेंट ले लेना है, लेकिन किसके अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट जहां पर डिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, कितना होगा, सेंट्रोइड ऑफ दिस एरिया। तो अगर ये ट्रायंगुलर शेप है तो आपको पता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहां होता है, 2L/3 इधर से और इधर से L/3। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, अब मैं स्टेटमेंट को पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, द टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ एनी पॉइंट
द टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट एट एनी अदर पॉइंट। तो देखिए एक पॉइंट ये लिया, इसका टेंजेंट मैंने ये ले लिया, और दूसरा पॉइंट है उसका टेंजेंट ये हो गया। तो ये डिस्टेंस जो होगी, इस डिस्टेंस को हम लोग टेंजेंशियल डेविएशन बोलते हैं। तो आप लोग को कितने लोग समझ में आ रहे बात? अच्छा, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे ही टेंजेंशियल डेविएशन बोलेंगे। तो क्या ये डेल्टा बी इज नथिंग बट द एक्चुअल डेविएशन ऑफ द बीम आल्सो, यानी कि यहां पे टेंजेंशियल डेविएशन जो है वो एक्चुअल डेविएशन, एक्चुअल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम के बराबर है। ठीक है, तो हम निकाल तो रहे हैं टेंजेंशियल डेविएशन, लेकिन वो है क्या? वो एक्चुअल डेविएशन के बराबर है। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पढ़िए फिर से एक बार। द टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ एनी पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा हमारा इस केस में? बी है। तो बी का टेंजेंशियल डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द इलास्टिक कर्व। तो वो अदर पॉइंट कौन सा? ए है। इस पे ये इलास्टिक कर्व पे टेंजेंट, ये इलास्टिक कर्व आपका, इस अदर पॉइंट पे टेंजेंट ये है आपका, इज इक्वल टू द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इज इक्वल टू द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया of m by ei डायग्राम। m by ei डायग्राम मतलब ये m by ei डायग्राम का between those two points, मतलब a और b के बीच में जो m by ei डायग्राम है उसके evaluated with respect to former point. This is important point. With respect to former point. Former point means the tangential deviation of any point. जिसका डेविएशन निकालना आपको, that is former point. Okay? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक और एग्जांपल, दो चार और एग्जांपल लेके हम लोग इस पे और थोड़ा सा